तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल अप्रैल महीने में एक दिशा निर्देश जारी किए थे जो कि रिलेटेड थे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की सेक्शन 138 से। और इस दिशा निर्देश का मेन ऑब्जेक्ट यही था कि जल्दी से जल्दी सुनवाई की जाए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की। अब ये ट्रायल के बारे में क्या दिशा निर्देश थे और अब धीरे धीरे हाई कोर्ट्स अपने जो सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स हैं उनको ये दिशा निर्देश जारी करने लगी हैं और ये दिशा निर्देश जारी करते ही तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया है। तो आज हम लोग बात करेंगे इसी दिशा निर्देश के बारे में कि एनआई एक्ट सेक्शन 138 जिसे हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी बोलते हैं, उसमें क्या क्या परिवर्तन आएंगे और इस दिशा निर्देश का क्या फ़ायदा होगा। तो भाई जिसने चेक दिया है उसको ये फ़ायदे होंगे और जिसने चेक लिया है उसको ये फ़ायदे होंगे, पर दोनों लोगों को ये पता होना चाहिए कि इस नए दिशा निर्देश में क्या कहा गया है। तो आज का ये वीडियो इसी से रिलेटेड होने वाला है। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ ज्ञान और आप देख रहे हैं डिस्क्रिप्टिव ज्ञान। तो अगर इस चैनल पे आप पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो इसी साल माननीय उच्चतम न्यायालय ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे और दिशा निर्देश संबंधित थे एनआई एक्ट सेक्शन 138 से कि त्वरित रूप से उन केसों की सुनवाई हो सके जो चेक अनादर से यानी चेक डिसऑनर से संबंधित थे। और उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश हैं उसमें त्वरित सुनवाई की बात कही गई थी। अब ये त्वरित सुनवाई में जो दिशा निर्देश बताए गए हैं वो सभी लोगों को जानना ज़रूरी है जिसके भी चेक बाउंसिंग के केस चल रहे हैं या फिर जो कोई भी पार्टी हो, दोनों में से हर किसी को जानना ज़रूरी है, क्योंकि जून 2021 से इन नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। और इस तत्काल प्रभाव से लागू किए गए आदेशों में सबसे पहला कंडीशन अब मजिस्ट्रेट के सामने होगा कि अगर वो चेंज करना चाहता है समरी ट्रायल से समन ट्रायल में चेक बाउंसिंग के केस को, तो उसको वहाँ पे कारण शो करना होगा कि इस संबंध में जब भी ऐसा चेंज किया जाएगा तो पर्याप्त रूप से सावधानी भी बरती जाएगी। इसके अलावा अगला निर्देश ये है कि मान लीजिए किसी भी मजिस्ट्रेट को ऐसी सूचना प्राप्त होती है एनआई एक्ट 138 के अधीन कि कोई चेक डिसऑनर हुआ है और बट वो जो भी व्यक्ति है, जो अदर पार्टी है, वो उनके क्षेत्राधिकार में नहीं आती है, उनके जुरिडिक्शन में नहीं आती है। जैसे कि वो बाहर का निवासी है, मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक अलग शहर का है और किसी दूसरे शहर के व्यक्ति का चेक डिसऑनर हुआ है तो वो उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है, तो मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 202 सीआरपीसी के तहत उसके खिलाफ कार्यवाही प्रारंभ करने से पहले पूर्ण तरीके से जांच की जाएगी, इसके बाद ही उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। और धारा 202 का अनुसरण करते हुए जब मजिस्ट्रेट के सामने जो शिकायत करता है वो अपने गवाह लेके आता है तो वहाँ पे गवाहों के साक्ष्य हलफनामे पे लिए जाने की मजिस्ट्रेट अनुमति दे सकता है। और ऐसा मजिस्ट्रेट जांच को प्रतिबंधित भी कर सकता है। और ये जांच प्रतिबंधित क्यों की जाएगी? क्योंकि उसे वो जो डॉक्यूमेंट पेश किए गए हैं उसको जांचना है, उसके आधारों को देखना है, तो उसके पास ये भी ताकत होगी कि वो ऐसी जांच को प्रतिबंधित कर सके जिससे कि वो दस्तावेज़ों को अपने पास देख के उसको ये क्लियर कर सके कि ये दस्तावेज़ सही हैं गलत हैं, तो उनको भी वो सेटिस्फाइड करने के लिए उसके पास पावर दे दी गई है कि वो तब तक के लिए जांच को प्रतिबंधित कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों के लिए बहुत सारे नियम पालित किए हैं जिसमें कि कुछ मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूं जो आपके काम आ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो जारी किए गए अन्य दिशा निर्देश हैं वो हैं कि ट्रायल कोर्ट एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत एक मामले में शिकायत पर समन की तामील को लेन देन का हिस्सा बनाने वाले सभी मामलों के संबंध में सेवा के रूप में मानेगा। साथ ही साथ उसी लेन देन के हिस्से के रूप में जारी किए गए चेक के अनादर के संबंध में उसी अदालत में शिकायत दायर की जाएगी। जो भी चेक का अनादर हुआ है या फिर डिसऑनर हुआ है चेक का, उसमें आपको जो ट्रांजैक्शन जो भी आपका हुआ है वो सारे के सारे उसी कोर्ट में करने होंगे जिसमें भी आपने शिकायत दर्ज की है। तो ये सारा का सारा अब आपको उसमें करना होगा। साथ ही साथ निचली अदालतों को एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत दायर शिकायत के संबंध में समन के मुद्दे पर पुनर्विचार करने या वापस लेने का कोई अंतर्निहित शक्ति नहीं है। हालांकि यह सीआरपीसी की धारा 322 के तहत
ट्रायल कोर्ट की शक्तियों को प्रभावित नहीं करेगा अगर यह अदालत के ध्यान में लाया जाता है कि उसके पास शिकायत सुनने का अधिकार क्षेत्र नहीं है, तो वहाँ पे प्रक्रिया जारी करने के आदेश पर फिर से विचार किया जा सकता है। तो अगला क्या कोर्ट ने बोला है कि सीआरपीसी की धारा 258 एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायतों पर लागू नहीं होते, जबकि धारा 143 में जो नियम दिए गए हैं वो धारा 262 से लेकर 265 जो समरी ट्रायल का है, वहाँ उस संहिता पे अपनाई जाने वाली समरी प्रक्रिया के उपबंधों के लिए उपयोग किए जाते हैं। और अगर ऐसे जो भी ये कोर्ट ने बताए हैं उस पर कोई अपील करनी है तो अपीलीय न्यायालय जिसके समक्ष एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायतों के निर्णयों के खिलाफ अपील की जाती है को मध्यस्थता के माध्यम से विवादों को सुलझाने का प्रयास करने का निर्देश दिया गया है। तो यहाँ पे जितनी चीज़ें बताई गई हैं उसको इन अ नटशेल में बता देता हूँ कि यहाँ क्या कहने की कोशिश की गई है। पहले तो मध्यस्थता अपील में भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है, साथ ही साथ जो यहाँ पे समरी ट्रायल को समन ट्रायल में चेंज करना है तो यहाँ पे कोर्ट के पास पावर तो पहले से थी, बट अगर चेंज करता है कोई भी मजिस्ट्रेट तो वहाँ पे उसे अब कारण लिखना होगा। साथ ही साथ कोर्ट यहाँ पे बहुत ही सावधानी बरतेगी और जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, लेन देन हुए हैं, तो अगर किसी व्यक्ति का कोई दूर के स्थान का है तो वहाँ पे सेक्शन 202 सीआरपीसी के अधीन अब उसे पूरी तरीके से जांच करनी होगी, मजिस्ट्रेट को वो कर सकता है। और यहाँ पे जो शिकायत करता है उसके जो गवाह हैं उसका भी हलफनामा लिया जाएगा, उसके गवाहों का, साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेगा उसको भी कोर्ट कंसीडर कर सकता है और उसे क्या कर सकता है, चेक कराने के लिए जब तक कि वो क्लियर नहीं हो जाता तो वो तब तक के लिए जांच को रोक भी सकता है, प्रतिबंधित भी कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें अब आपको एनआई एक्ट में देखने को मिलेंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।